हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के प्रश्न करेंगे और उससे संबंधित सारी चीज़ों को देखेंगे जिससे कि जो कि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक ना। तो अगर आप बिहार मद्य निषेध और बिहार एसआई, बिहार पुलिस या बिहार के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और आप सभी को बता दूं, ये जो क्वेश्चन रहते हैं बिहार में जितने एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर प्रश्न रहते हैं। और जो एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को मैं रखता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। अगर आप पूरी वीडियो करिएगा तो पता चल जाएगा कितना अच्छे अच्छे सवाल इसमें रहते हैं और कितना चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलता है, ठीक ना। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें, तभी आप लोगों को इस वीडियो की खासियत पता चलेगा, ठीक। और आप सभी को बता दूं, मैं हर रोज शाम 7 बजे एक वीडियो लाता हूँ, ठीक। किसी किसी दिन किसी कारणवश मिस हो जाता है, लेकिन आता जरूर है। तो अभी तक लगभग 25 प्लस वीडियो आ चुका है। तो आप लोग अगर इस इन 25 वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोग का जीके जीएस काफी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपना हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य उदयगिरी की गुफाओं में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। मतलब कि बताना है कि किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। और इसका साक्ष्य जो मिला है उदयगिरी के गुफाओं से मिला है। ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है ओडिसी और ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो आप सभी को पता ही होगा उदयगिरी गुफाओं कहाँ पर है। तो देखिए, जो ये उड़ीसी नृत्य शैली है ना, उड़ीसी, इसका साक्ष्य जो मिला है जिससे पता चलता है कि यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का यह नृत्य है। तो आइए इसके बारे में और अच्छे से हम लोग जानते हैं। तो देखिए, उड़ीसी नृत्य का सबसे पुराने पुरातात्विक साक्ष्य उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो देखिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास जो उदयगिरी और खंडगिरी गुफा है वहां से मिलता है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए, और भी जो शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और यह सबसे पुरानी नृत्य शैली है। भरतनाट्यम जो है यह भारत का सबसे पुरानी नृत्य शैली है, जो मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू की गई थी, ठीक ना। तो आप सभी को पता ही होगा भरतनाट्यम जो है कि देवदासियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए कथक, कथक जो है उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का ये शास्त्रीय नृत्य है कथक। और यह कथा कहने की कला जो मंदिर से मुगल दरबारों तक विकसित हुई। तो देखिए, कथक में क्या होता है, तो नृत्य के माध्यम से कथा को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद देखिए, यह एक ऐसा नृत्य था जो कि मुगल साम्राज्य में भी इसका देखा गया था, ठीक ना। उसके बाद देखिए कथकली, कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और यह नृत्य नाटिका है, मतलब कि यह भी नाटक है। कथकली क्या है, तो यह एक नाटक भरी नृत्य है जिसमें भारी वेशभूषा और चेहरे के जटिल मेकअप का उपयोग होता है। तो देखिए, आप लोग कथकली के नृत्यांगना को आप लोग देखे होंगे जिस पर कि उनके फेस पर भारी मेकअप रहता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये कथकली किया जाता है। उसके बाद देखिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और इसमें नृत्य और गायन दोनों का मिश्रण होता है, जो कचेलापुरम गांव से विकसित हुआ था। देखिए, ये जो कुचिपुड़ी है इसमें नृत्य और गायन दोनों मिश्रित होता है। और इसमें पूछेगा कि ये कौन से गांव से विकसित हुआ था, तो कुचेलापुरम, कुचेलापुरम से ये विकसित हुआ था। ओडिसी, ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और यह मंदिरों में की जाने वाली त्रिभंगी मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा क्वेश्चन की त्रिभंगी मुद्रा के लिए कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है, तो ओडिसी, जिसके साक्ष्य उदयगिरी गुफाओं से मिलता है। अभी हम लोग पढ़े भी है। अब देखिए मणिपुरी, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और यह वैष्णव भक्ति और मुख्य रूप से रासलीला पर आधारित है। ये देखिए, इसमें कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी पर ये क्या है कि आधारित है, मणिपुरी, ठीक ना। उसके बाद देखिए मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है और यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सौम्य और मनमोहक नृत्य है। मोहिनीअट्टम ध्यान रखिए, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है मोहिनीअट्टम। उसके बाद देखिए सत्रिया, सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसे 15वीं शताब्दी में महान संत शंकर देव ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए विकसित किया था। तो कौन विकसित किया था, इसका क्वेश्चन भी पूछता है कि सत्रिया को विकसित कौन किया था, तो ध्यान रखिएगा शंकर
देव, शंकर देव ने इसे विकसित किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कपास उत्पादन के लिए इनमें से कौन सी मौसमी स्थिति आवश्यक है। देखिए बताना है आंसर कि कपास उत्पादन के लिए इसमें से कौन सा मौसम आवश्यक है। अब देखिए भारी वर्षा और ओले, क्या उच्च तापमान 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, या फिर निरंतर बादल वाला मौसम, या फिर अत्यधिक ठंडा। तो बताना है कि कौन से मौसम में यह है कि कपास का उत्पादन होता है। तो देखिए कपास के उत्पादन के लिए उच्च तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है, ठीक ना। उच्च तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए तापमान, कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, ध्यान रखिए। कपास कैसा है, तो उष्ण कटिबंधीय फसल है जिसे 21 डिग्री सी से 30 डिग्री सी के बीच उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। देखिए ध्यान रखिएगा 21 डिग्री सी से 30 डिग्री सी तक की तापमान की आवश्यकता होती है। इसके पौधे बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए फसल को परिपक्व होने के लिए कम से कम 210 पाला यानी कि ठंड रहित दिनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए कपास की फसल की को पूरी परिपक्व होने के लिए कितने दिन की ठंड की आवश्यकता होती है, तो 210 दिनों की ठंडी मौसम जो जिसमें पाला रहता है, ठीक ना, वैसा मौसम की आवश्यकता होती है, क्योंकि कपास का जो फसल होता है काफी नाजुक होता है। उसके बाद देखिए इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर की हल्की से मध्यम वर्षा पर्याप्त है। तेजी बारिश या ओले रेशों की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर का ही वर्षा जो होता है कि अच्छा होता है। इससे ज्यादा बारिश होगा तो उससे नुकसान होता है। फसल के लिए फसल के खिलने के समय तेज और खिली हुई धूप का होना बहुत जरूरी है। यह मुख्य रूप से काली मिट्टी में सबसे अच्छी उगती है, क्योंकि इसमें नमी सोखने की अच्छी क्षमता होती है। तो देखिए क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, तो काली मिट्टी, ध्यान रखिए काली मिट्टी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। भारत में देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में कपास के सबसे बड़े उत्पादक राज्य है। जो भारत का गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना है ना, यहाँ पर क्या है कि सबसे अधिक कपास उगाए जाते हैं। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं। भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं, 12 है, 18 है, 25 है, या फिर 22 है, सॉरी 20 है। तो देखिए भारतीय संविधान के कुल जो भाग है वो अभी वर्तमान में 25 है, लेकिन मूलतः जब संविधान बना था तो उस समय 22 भाग थे, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए इधर भाग, सभी भाग को हम लोग देख लेते हैं किसमें क्या है। तो देखिए भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग एक में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ना होता है। तो देखिए भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आते हैं। उसके बाद भाग 3 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, ठीक ना। और भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक आते हैं। भाग 4 के ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 4 के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और ये अनुच्छेद 51 के ए में इससे संबंधित है और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। ध्यान रखिएगा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। उसके बाद देखिए भाग 5 ये संघ से संबंधित है। भाग 5 जिसमें संघ के केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, पीएम और संसद ये सभी आते हैं, ठीक है। भाग 5 में राष्ट्रपति, पीएम, संसद ये सभी भाग 5 में आते हैं। उसके बाद देखिए भाग 6, भाग 6 जो है ये राज्य से संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित, जैसे कि राज्य सरकार में क्या क्या आता है, तो राज्यपाल, सीएम और विधानमंडल ये सभी भाग 6 में है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भाग 9, भाग 9 जो है ये पंचायत से संबंधित है, ठीक है, पंचायती व्यवस्था से संबंधित है भाग 9 और इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या मिला था, संवैधानिक दर्जा मिला था भाग 9 को। उसके बाद देखिए भाग 9 का ये नगर पालिका है। भाग 9 का ये जो है ये नगर पालिका से संबंधित है और इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक ना। नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था। उसके बाद भाग 15 ये निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। भारत में जो निर्वाचन होते हैं
उससे संबंधित है भाग 15, ठीक ना। उसके इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक आते हैं, ठीक ना। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक आते हैं। उसके बाद भाग 17 जो है कि राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 आते हैं। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 आते हैं। उसके बाद देखिए भाग 18, भाग 18 जो है ये आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध आप सभी को पता ही होगा। तीन प्रकार के आपातकाल है, एक 352, 356 और 360, जिसमें कि एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो इन तीनों का प्रावधान जो है कि भाग 18 में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भाग 20 जो है ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। संविधान के संशोधन से संबंधित भाग कौन है, तो भाग 20 है, ठीक ना। और अनुच्छेद 368। तो ये संशोधन वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौते के तहत की गई थी। डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौते के तहत की गई थी। ब्रिटेन वुड्स समझौता, मार्केस समझौता, पेरिस समझौता, जिनेवा समझौता। तो देखिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो हुआ था, ये इसका जो स्थापना हुआ था ये मार्केस समझौते के तहत हुआ था, ठीक ना। मार्केस समझौते के तहत हुआ था। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो देखिए स्थापना 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 को। इसने गैट GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान लिया। देखिए सबसे पहले WTO क्या है कि गैट का परिवर्तित नाम है, ठीक ना। जब स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को, तो इसका स्थापना गैट के रूप में हुआ था, जिसे कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहा जाता था। अब देखिए उसके बाद इसकी स्थापना 1994 में मार्केस समझौते मोरक्को के तहत हुई थी। तो इसका जो नाम परिवर्तन हुआ, ये मार्केस समझौता 1900, ओ सॉरी, नाम परिवर्तन नहीं, यही जो अभी इसका स्थापना हुआ था ये मार्केस समझौते के तहत ही हुआ था, ठीक ना। मार्केस समझौता 1994 में के तहत हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश देखिए वर्तमान में इसके टोटल 164 सदस्य देश है, जो कि इसका अंतिम सदस्य देश अफगानिस्तान है। तो ध्यान रखिएगा अंतिम सदस्य देश पूछ लेता है, अंतिम सदस्य देश अफगानिस्तान है। टोटल 164 है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना और व्यापारिक विवादों को सुलझाना इसका कार्य है, ठीक ना। WTO का क्या कार्य है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना और व्यापारिक विवादों को सुलझाना। अब देखिए महानिदेशक नगोजी अंकोजो इवेला, नगोजी अंकोजो इवेला जो है ये पहली महिला और पहली अफ्रीकी है अभी वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं। नगोजी अंकोजो इवेला यह जो है कि पहली महिला और पहली अफ्रीकी भी है, ठीक है, जो कि WTO का महानिदेशक बनी है। सर्वोच्च संस्था मंत्री स्तरीय सम्मेलन इसकी सबसे बड़ी संस्था है, जो हर 2 साल में मिलती है। इसका जो सबसे सर्वोच्च संस्था है उसे कहा जाता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ठीक ना, जिसका हर 2 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। ट्रिप्स, ट्रिप्स क्या है, तो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नियम भी WTO के अंतर्गत आता है। जो ये बौद्धिक संपदा अधिकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार जिसे IPR कहा जाता है, इससे संबंधित भी नियम इससे संबंधित नियम भी WTO के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का उद्देश्य क्या था। मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। पूर्ण स्वराज देना, या पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, या रियासतों का विलय, या फिर सती प्रथा का अंत। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य जो था ये पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, इसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार को, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। यह सुधार तत्कालीन भारत सचिव जॉन मार्ले और वायसराय मिंटो के नाम पर रखा गया था। तो यह जो अधिनियम आया था, तो इसका नाम मार्ले मिंटो क्यों रखा गया था, तो उस समय सचिव भारत के
जॉन मार्ले और वायसराय मिंटो था। तो इसी के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार रखा गया था। अब देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन, इस अधिनियम ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की। इसके तहत मुस्लिम उम्मीदवार भी चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता को ही कर सकते थे। तो देखिए इसी अधिनियम ने पहली बार क्या किया था, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था किया था, जिसमें कि मुस्लिम उम्मीदवार क्या करते थे, सिर्फ सॉरी मुस्लिम मतदाता जो थे कि सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट करते थे, ठीक ना। तो ये व्यवस्था जो है कि इसके अंतर्गत किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। उसके बाद देखिए सांप्रदायिकता के जनक, मिंटो को इसी कारण भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक ना। तो इसी के कारण क्या कहा जाता है मिंटो को, तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को कहा जाता है इसी के कारण, ठीक ना। अब देखिए केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई। तो ध्यान रखिएगा और क्या हुआ था इस अधिनियम के तहत, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, जिसमें कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अधिकारों में वृद्धि, भारतीयों को पहली बार बजट पर चर्चा करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। हालांकि वे भी अभी बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे। तो देखिए इसमें भारतीयों को क्या अधिकार मिला, तो बजट पर क्या कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे और उसके पूरक में प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन वो बजट पर वोट करने का उनको अधिकार नहीं मिला था। तो इसमें ध्यान रखिएगा क्या अधिकार मिला था, सिर्फ बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 1917 की रूसी क्रांति के दौरान लेनिन को अंतरिम सरकार से क्या डर था। 1917 के रूसी क्रांति के दौरान लेनिन जो था, इसको अंतरिम सरकार से क्या डर था, गृह युद्ध छिड़ने का, अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही स्थापित करने का, जर्मनी के हमले का, या किसानों के विद्रोह का। तो आप सभी को पता होगा रूसी क्रांति जब हुआ था तो लेनिन को अपने अंतिम सरकार से डर था। तो क्या डर था उसका, तो देखिए उसका जो डर था अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही स्थापित करने का डर था, ठीक ना। उसको डर था कि कहीं अंतरिम सरकार तानाशाही स्थापित ना कर दे। तो ध्यान रखिएगा रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में। आइए इससे संबंधित और कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे जैसे अस्थायी सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ा, तो लेनिन को यह गंभीर डर सताने लगा कि अंतरिम सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में तानाशाही स्थापित कर देगी। तो देखिए यही डर था उसको। उसके बाद देखिए इसी डर के कारण लेनिन ने सितंबर 1917 में सरकार के खिलाफ विद्रोह की चर्चा शुरू की और सेना, सोवियतों तथा कारखानों में बोल्शेविक समर्थकों को एकजुट किया, ठीक ना। तो इसके लिए ये सारी चीजें ये काम किया। आप देखिए 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने प्रोटाग्राड पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी किया, जिसके लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक सैन्य क्रांतिकारी समिति बनाई गई, ठीक है। इसके लिए क्या कही गई, तो लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सैन्य क्रांतिकारी समिति बनाई गई। उसके बाद देखिए अक्टूबर क्रांति, इसमें क्या होता है, 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हुआ और बोल्शेविकों ने अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंका, जिससे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा अक्टूबर क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1917 को। और इसमें क्या हुआ था, तो अंतरिम सरकार के विरुद्ध क्या हुआ था कि विद्रोह शुरू किया था लेनिन और बोल्शेविकों ने। उसके बाद अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंका और इसी को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इसी को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें मुख्य नारे लगाए गए। लेनिन ने जनता के समर्थन पाने के लिए शांति, भूमि और रोटी का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो इस क्रांति में क्या दिया था लेनिन, तो समर्थन पाने के लिए शांति, भूमि और रोटी का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के संस्थापक जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब देखिए संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में इसकी स्थापना किया था और इस वंश की स्थापना की वह मोहम्मद गौरी का एक तुर्क गुलाम था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था,
तो मोहम्मद गौरी जो था कि भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत किया था, वो उसी का ये क्या था कि गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना, मोहम्मद गौरी का। उसने सत्ता शुरू नहीं किया था मोहम्मद गौरी। ये क्या किया था कि आप सभी को पता होगा, सबसे पहले तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। उसके बाद ये क्या करता है कि मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए ये जयचंद से दोस्ती कर लेता है और दोनों मिलकर पृथ्वीराज चौहान को ये तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा देते हैं। उसके बाद ये क्या करता है कि भारत में ये जीता हुआ भाग कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर ये अपने राज्य में चला जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर क्या कर देता है, तो गुलाम वंश की स्थापना कर देता है 1206 में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है, ठीक ना। ऐबक अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो लाहौर को बनाया था। और अपनी उदारता और लाखों का दान करने के कारण उसे लाख बख्श यानी कि लाखों का दाता के नाम से भी जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ये दानी था, ठीक ना, अपने प्रजा को दान करता रहता था, तो जिसके कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। अब देखिए, उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी और कुतुब कुतुब कुवत उल इस्लाम मस्जिद व अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। देखिए, दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, तो कुतुब मीनार का नींव रखी और कुवत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाया, और उसके बाद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। ये सारे काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। उसके बाद देखिए मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान, जो पोलो गेम होता है, जो घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है, खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। कब, तो 1210 में। वास्तविक संस्थापक, अब देखिए गुलाम वंश का पूछ लेता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश, जिसने कि लाहौर से दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। अब देखिए मामलूक का अर्थ, मामलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था, मामलूक भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मामलूक भी कहा जाता था। क्यों, तो ये स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, यानी कि उसके माता पिता जो थे स्वतंत्र थे, लेकिन इसका जो ये पुत्र जब गुलाम बन जाता है किसी का, तो उसी को मामलूक कहा जाता है। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक ना। मान लो आपके माता पिता अभी स्वतंत्र है, आपको किसी के हवाले बेच देते हैं, ठीक, तो आप किसी का गुलाम बन जाते हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा, मामलूक, ठीक ना। तो ऐसा आप लोग समझिए। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के क्या है कि वंश और उसके शासनकाल और उसके संस्थापक हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश, ठीक है ना। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश की स्थापना होती है, जो कि 1206 से 1290 तक राज करते हैं। 1206 से लेकर 1290 तक। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश, खिलजी वंश के शासन काल था 1290 से लेकर 1320, 1290 से लेकर 1320, और इसके संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश, तुगलक वंश का शासन काल 1320 से लेकर 1414 था। तो तुगलक वंश का शासन काल कितना था, तो 1320 से 1414, और इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश, सैयद वंश का जो शासन काल था, ये 1414 से लेकर 1451। सबसे कम जो था इसी का था, ठीक ना। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासन करने वाले वंश कौन सा था, तो सैयद वंश, और सबसे ज्यादा तुगलक वंश। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा कौन शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, तो तुगलक वंश, और सबसे कम तो सैयद वंश, ठीक ना। और इसके संस्थापक जो है खिज्र खान। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान। लोधी वंश, लोधी वंश के जो शासन काल था 1451 से लेकर 1526 था। लोधी वंश का शासन काल 1551 से 1451 से लेकर 1526 था, और इसके संस्थापक बहलोल लोधी, ठीक है। इसके संस्थापक बहलोल लोधी था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे, 1950, 1976, 1978, 1986। तो हम लोग कुछ प्रश्न पहले भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, आप सभी को पता होगा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए इसके बारे में हम सारी चीजें जान लेते हैं। देखिए इन्हें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। और देखिए इसको जोड़ने के लिए कौन सिफारिश किया था, तो स्वर्ण सिंह समिति, ठीक ना। इसको संविधान मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने के लिए सिफारिश कौन किया था, तो स्वर्ण सिंह समिति। और यह विचार तत्कालिक सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, यह विचार कहां से लिया गया है, तो सोवियत संघ यानी कि रूस से, रूस के संविधान से ये लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए संविधान में स्थान, इसे संविधान के भाग 4 के ए में रखा गया और अनुच्छेद 51 के ए के
तहत इसको रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद 51 के ए में है। अब देखिए, शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य शिक्षा का अवसर जोड़ा गया और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक ना। तो जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, तब 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद संशोधन किया गया था? तो 86वां संशोधन किया गया था, जो कि 2002 में हुआ था। अब देखिए, ये गैर न्यायोचित है, यानी कि इसके उल्लंघन पर सीधे अदालत नहीं जाया जा सकता है जब तक कि संसद ने उन पर कोई कानून ना बनाया हो। तो देखिए, ये जो है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, तो इसके लिए इसके उल्लंघन करने पर क्या होता है कि डायरेक्ट आप वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक ना, या फिर कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि ये आपका मौलिक कर्तव्य है, आपको इसका पालन करना है। इसके लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका एक कर्तव्य दिया जाता है। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं इसका पालन, जैसे मौलिक कर्तव्य क्या होता है? देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, जो देश की सार्वजनिक चीजें हैं उसका रक्षा करना, उसका नुकसान नहीं पहुंचाना, देश में जो स्मारकें हैं उसकी क्या है कि अच्छे रखना, वहां पे गंदगी ना फैलाना। तो ये सारी मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि ये देश के नागरिकों के लिए होता है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि ये सारी कर्तव्य है, फिर भी आप लोग देख रहे हैं कि देश में कितनी गंदगी है और ये सारी चीजों का पालन नहीं होता है देश में। तो इसके लिए क्या है कि कार्रवाई भी नहीं होता है। तो यही चीज है कि ये गैर न्याय उचित है, ठीक ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा ही था। बताइए ये किस वर्ष खोजी गई थी? और इसका खोज जो किए थे राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे, ठीक ना। तो इसका जो खोज किए थे 1921 में किए थे, आप सभी को पता होगा। 1900 कहाँ चला गया? तो इसकी खोज कब हुई थी? तो 1921 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा और 1922 में राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, ठीक ना। तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले कौन किए थे? तो दयाराम साहनी 1921 में। और हड़प्पा स्थल खोजे जाने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं और यह दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता थी जो अपनी ग्रिड प्रणाली यानी कि नियोजित शहर और जल निकासी के लिए प्रसिद्ध थी। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? तो सिंधु सभ्यता थी। और यह ग्रिड प्रणाली यानी कि नियोजित शहर, यानी कि यहाँ पर शहरी व्यवस्था था और यहाँ की जो नलियां होती थी, जल निकासी जो कि नली के माध्यम से होता था, ये काफी अच्छी थी, ठीक ना। और ये ऊपर यहाँ की जो नलियां होती थी ऊपर से ढकी हुई होती थी, तो इस कारण इसके लिए सभ्यता जो थी प्रसिद्ध थी। और देखिए प्रमुख स्थल हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा पूछ लेता है कि किस नदी के तट पर है। उसके बाद मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर है और यहाँ से विशाल स्नानागार मिली है, ठीक ना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। लोथल ये गुजरात में है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है और यह एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक ना। लोथल जो है कि एक प्रमुख बंदरगाह था। कालीबंगा यह राजस्थान में है और यहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में और यहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लिपि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो क्या था, तो यह लिपि चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि आप लोग ध्यान रखिएगा चित्रात्मक थी। व्यापार वे मेसोपोटामिया यानी कि जिसे सुमेरियन के सभ्यता भी कहा जाता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ ये लोग व्यापार करते थे। धातु इन्हें तांबा और कांसा का ज्ञान था, लेकिन लोहे से ये लोग अपरिचित थे, ठीक ना। ये तांबा और कांसा का इन लोगों को ज्ञान था, लेकिन ये लोहे से अपरिचित थे, ठीक ना। लोहे की जानकारी इन लोगों को नहीं था। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु था ये कुबड़ वाला सांड था। सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु कुबड़ वाला सांड था और पशुपति शिव की ये लोग पूजा
का संकेत, यानी कि ये लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, ठीक ना, पशुपति शिव की ये लोग पूजा करते थे। और कुबर वाला सांड जो था ये प्रिय पशु था, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सर्दियों के मौसम में आप सभी को पता होगा उत्तर पश्चिम के भाग में भारत में क्या है कि वर्षा होता है, तो ये क्यों होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, चक्रवात के कारण, या फिर व्यापारिक पवने के कारण? तो बताइए क्यों होता है? तो ये जो वर्षा होता है ये पश्चिमी विक्षोभ, ठीक ना, यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होता है, ठीक ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये विक्षोभ भूमध्य सागर के क्षेत्र से में उत्पन्न होने वाली चक्रवातीय तूफान है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये क्यों उत्पन्न होती है? तो ये भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले क्या है, तो चक्रवातीय तूफान है। और भारत में प्रवेश, ये पछुआ हवा या पश्चिमी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से भारत में पहुंचते हैं, ठीक ना। ये आप लोग पछुआ हवा सुने होंगे, उससे के प्रभाव से ये कहा है कि भारत में पहुंचते हैं, यानी कि जब पछुआ हवा बहता है ना, तो ये चक्रवात यानी कि ये जो तूफान है पानी के साथ जो रहता है, ये पछुआ पवन के कारण ये भारत में प्रवेश कर लेता है। उसके बाद देखिए इनका मुख्य प्रभाव पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, पंजाब तो पश्चिमी जो राज्य है वहीं पर इसका प्रभाव देखा जाएगा, जाहिर सी बात है। और यह वर्षा रबी फसल खासकर गेहूं के लिए अमृत मानी जाती है। और बर्फबारी, हिमालय क्षेत्रों में होने वाली बर्फबारी का मुख्य कारण भी यही पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। तो देखिए यह जो वर्षा होता है ये गेहूं के फसल के लिए काफी अच्छी माना जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हिमालय क्षेत्र में इस वर्षा के कारण भारी बर्फबारी भी देखा जाता है। तो मेन आप लोग ध्यान रखिएगा कि सर पूछता है क्वेश्चन यही कि दक्षिण क्या बोलते हैं पश्चिमी भारत में जो है कि सर्दियों के मौसम में बारिश क्यों होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, कनिष्क, आजाद शत्रु या फिर कालाशोक? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए प्रथम जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक ना। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था, सप्तकर्णी गुफा में, राजगिरी सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष महाकश्यप, अध्यक्ष ध्यान रखिएगा महाकश्यप। और शासनकाल अजात शत्रु का था जो कि हर्यक वंश का शासक था अजात शत्रु। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। देखिए इसी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, तो बुद्ध के शिक्षाओं को क्या किया गया, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था, 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, साबा कामी की अध्यक्षता में हुआ था, साबा कामी की अध्यक्षता में। और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था जो कि शिशुनाग वंश के शासक था। ध्यान रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में साबा कामी की अध्यक्षता में, और कालाशोक के शासनकाल में शिशुनाग का जो वंश था, शिशुनाग वंश से संबंधित था। उसके बाद देखिए तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक ना, पाटलिपुत्र में। और मोगली पितुस इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो मोगली पितुस, मोगली पितुस। उसके बाद ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो मौर्य वंश के शासक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि 72 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि फर्स्ट एडी भी ऑप्शन में दिया रहता है, पहली शताब्दी में हुआ था। स्थान देखिए ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र, इसके अध्यक्ष वसुमित्र। और इसमें उपाध्यक्ष भी थे जो कि अशोक घोष, इसमें उपाध्यक्ष अशोक घोष। अब देखिए ये जो इस समय जो शासक था वो था कनिष्क, कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ था, तो बौद्ध धर्म जो है कि हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बट गया था। तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म का विभाजन पूछ लेता है कि किस बौद्ध संगीति में हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, हीनयान और महायान। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, बौद्ध संगीति से चीजें थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग व्यापक रूप से शुरू हुआ जिसने कृषि को बदल दिया? उत्तर वैदिक काल में
किस धातु का प्रयोग व्यापक रूप से शुरू हुआ जिसने कृषि को बदल दिया? तांबा, कांसा, लोहा या फिर सोना? तो बताइए उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग व्यापक रूप से शुरू हुआ जिसने कृषि को बदल दिया? और तो बताइए वो कौन सा धातु है? तो ये है लोहा, ठीक ना। उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखिएगा, ऋग वैदिक काल के जो लोग थे ना वो लोहा से अपरिचित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के बारे में जान गए और क्या है कि ये इसका काफी प्रयोग करने लगे, जिससे कि कृषि में काफी बदलाव देखे गए। अब देखिए खोज, उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा में पहली बार लोहे का उपयोग का साक्ष्य मिला है। तो कहां पर मिला है? तो अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा जो है कि उत्तर प्रदेश में है और यहीं पर पहली बार लोहे का साक्ष्य मिला है। लोहे के हलों और औजारों के कारण घने जंगलों को साफ करना और कठोर भूमि की जुताई करना आसान हो गया, जिससे कृषि अधिशेष बढ़ा, ठीक ना। तो देख ही रहे जब लोहा का हल बना, उसके बाद लोहे के औजार बने, जिससे जंगल की सफाई होने लगा और कड़ी क्या बोलते हैं जो कठोर भूमि थी उसका जुताई भी करना आसान हो गया, जिस कारण कृषि में बदलाव देखे गए। उसके बाद देखिए कृषि के में सुधार के कारण लोग एक जगह टिक कर रहने लगे, जिससे जन से जनपद का विकास हुआ, ठीक ना। तो क्या हुआ जब एक जगह कृषि करने लगे लोग, तो इधर उधर उन लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन लोग का खाने पीने का व्यवस्था एक ही जगह हो जा रहा था। तो लोग एक जगह निवास करने लगे, जिससे कि जन से जनपद का विकास हुआ। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम अयस और या कृष्ण अयस कहा गया है। उत्तर वैदिक के ग्रंथों में लोहे को क्या कहा गया है? तो श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। लोहे के प्रयोग ने युद्ध के तरीकों को भी बदल दिया और शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुए। तो ये लोहे के प्रयोग के कारण ही जो है कि जनपद से महाजनपद का ये उदय होने लगा और शक्तिशाली महाजनपद होने लगे। तो ये सारी चीज का विकास के कारण, ठीक ना। अब देखिए उत्तर वैदिक काल और सॉरी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच मुख्य अंतर। देखिए समाज, ऋग वैदिक काल में समाज कर्म पर आधारित था, ठीक ना, कर्म पर आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित जो कि कठोर हो गया और स्वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई। देखिए सॉरी वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई। तो क्या हुआ कि ऋग वैदिक काल में के समाज जो था ना कर्म पर, यानी कि वो लोग जो काम करते थे, जैसे कि मान लो अभी हम जो लोग कृषि क्या बोलते हैं कि लकड़ी से जो सामान बनाते हैं उसे बढ़ई कहा जाता है। उसके बाद जो सोना वोना का काम होता है उससे सुनार कहा जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर क्या था कि जाति का या फिर समाज आधारित था। और उसके बाद क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित, यानी कि पहले ही समाज बढ़ चुका था। ऋग वैदिक काल में ही समाज बढ़ चुका था अपने कर्म के आधार पर। वही क्या हुआ आगे चल के उत्तर वैदिक काल में उनके जो नेक्स्ट पीढ़ी आई वो जन्म के आधार पर, यानी कि पहले उनके जो भी पूर्वज थे उन कर्म के आधार पर उनका समाज था। तो उसी बेस पे इनका भी ये भी उसी समाज के आने होने लगे, ठीक ना। तो जन्म आधारित समाज था कहाँ की? तो उत्तर वैदिक काल की, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्हें सभा और विदर्भ में जाने का अधिकार था। तो ध्यान रखिएगा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें सभा में भी बैठने का मौका दिया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में गिरावट आई, ठीक ना। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों पर कुछ पाबंदी लगाए गए, ठीक ना। तो इस वजह से उत्तर वैदिक काल में कहा जाता है कि महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। मुख्य व्यवसाय, ऋग वैदिक काल में मुख्य पेशा पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि, ठीक ना। ऋग वैदिक काल में मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में कृषि था। लोहे की खोज के कारण, ठीक ना, लोहे की खोज के कारण कृषि पर अधिक जोर दिया गया। उसके बाद देखिए ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता पुरबंदर थे, पुरंदर। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता ध्यान रखिएगा पुरवंदर, सॉरी इंद्र जिसे कि पुरवंदर कहा जाता था। उसके बाद जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जिसे सृजन का देव कहा गया है सबसे महत्वपूर्ण हो गए। तो ध्यान रखिएगा ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र जिसे पुरंदर कहा जाता है और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? डच,
अंग्रेज, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी। तो आप सभी को पता होगा भारत सबसे पहले कौन आए थे यूरोपीय, तो वास्को डी गामा आए थे। वो एक पुर्तगाली, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे। अब देखिए प्रथम आगमन वास्को डी गामा 20 मई 1998 को कालीकट जो केरल में पड़ता है के तट पर पहुंचा। तो वास्को डी गामा कहां पहुंचा था, तो केरल के कालीकट तट पर, कब 20 मई 1498 को। और उसका स्वागत वहां के राजा जमोरी, ठीक ना, कालीकट के राजा जमोरी ने किया था। आगमन क्या क्रम देखिए, भारत आने वाले यूरोपियों का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, उसके बाद डच 1605 में, उसके बाद अंग्रेज 1608 में, उसके बाद डेनिश 1616 में, उसके बाद फ्रांसीसी 1664 में। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये यूरोपियों का आने का क्रम है। प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। देखिए पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ठीक ना। और उसी की ब्लू वाटर पॉलिसी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिए पूछता है प्रश्न की ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगालियों के दिन भारत में तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत ये पुर्तगालियों के ने ही की थी। तो देखिए भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी, जहाज का निर्माण पुर्तगालियों से ही शुरुआत हुआ था, और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों द्वारा ही किया गया था। उसके बाद देखिए अंतिम विदाई, पुर्तगाली भारत आने वाले सबसे पहले थे और सबसे बाद यानी कि 1961 में गोवा से सबसे बाद में गए थे, ठीक ना। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और भारत से सबसे बाद में भी यही गए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, गंगा, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी। बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। अच्छा यहीं पर है। हम लोग का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, गंगा, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो देखिए जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर है, आप सभी को पता होगा महानदी जो कि उड़ीसा में है। अब देखिए स्थान, यह उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है, उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है। इसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है, 25.8 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी बांधों में से एक बनाती है। अब देखिए और बांध देख लेते हैं, भारत के टिहरी बांध, यह भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, 260.5 मीटर है। उसके बाद हीराकुंड, हीराकुंड बांध महानदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में, और यह भारत का सबसे लंबा बांध है, 25.8 किलोमीटर, ये तो हम लोग देख ही लिए। भाखड़ा नागल बांध ये सतलुज नदी पर है, भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, और यह भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। सरदार सरोवर यह नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है और यह गुजरात में है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात में है, और ये गुजरात की जीवन रेखा सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट, देखिए इसको गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, और सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट इसी बांध पर है गुजरात का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। दुनिया के सबसे बड़ा चिनाई बांध, दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई बांध यही है, ठीक ना, चिनाई बांध। उसके बाद देखिए इडुक्की बांध, ये पेरियार नदी पर है, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, केरल में है, और यह एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है, एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध कौन है, तो इडुक्की है। उसके देखिए मेटूर बांध, मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में, मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है, और दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई बांध, यानी कि दक्षिण भारत में जो सिंचाई इसी बांध के माध्यम से काफी मात्रा में किया जाता है। उसके बाद देखिए कोयना बांध, कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है, कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है, कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। कलनाई बांध यह कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में, कलनाई बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में, और यह भारत का सबसे पुराना बांध है, चोल राजाओं द्वारा निर्मित, भारत का सबसे बड़ा बांध जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है, सॉरी, कलनाई बांध जो है ये भारत का सबसे पुराना बांध है, और ये चोल राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था, ध्यान रखिएगा, और ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जहांगीर के शासनकाल में किस प्रकार का चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी? जहांगीर के शासनकाल में किस प्रकार की चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी? भित्ति चित्र, लघु चित्रकला, तैल चित्रकला, आधुनिक चित्रकला। तो देखिए, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक ना। तो इसके जो शासनकाल में चित्रकला का प्रकार था वो लघु चित्रकला, ठीक ना, लघु चित्रकला फेमस था जहांगीर के शासनकाल में। अब देखिए, स्वर्ण काल, जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक ना। मुगल काल का, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। वह प्रकृति प्रेमी था, इसलिए उसके समय में पशु पक्षी, फूलों और पेड़ों के सजीव चित्र अधिक बने, ठीक ना। तो ये जहांगीर जो था ये प्रकृति प्रेमी था, इसलिए इसके समय में पशु पक्षी, फूल पेड़ों के चित्र अधिक देखे गए। उसके बाद देखिए, उस्ताद मंसूर, वह जहांगीर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था, जो दुर्लभ पशु पक्षियों जैसे साइबेरियाई सारस और डोडो के चित्र के लिए जाना जाता था। उसे नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। तो देखिए, उस्ताद मंसूर पूछा जाता है कि किसके शासन काल का ये चित्रकाल था, चित्रकार था। तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के समय में, जो कि ये दुर्लभ पशु पक्षियों का चित्र बनाने के लिए ये फेमस था, और इसे नादिर उल असर का उपाधि भी दिया गया था। अबुल हसन, इसने जहांगीर के सिंहासन नारोहन, इसने क्या किया था, तो जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र बनाया था और इसे नादिर उल जमा की उपाधि मिली थी। नादिर उल जमा, ध्यान रखिएगा, अबुल हसन वो नादिर उल जमा और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर का क्या मिला था, उपाधि मिला था। तो ये दोनों जो है कि जहांगीर के समय के बहुत ही फेमस चित्रकार थे। तो ध्यान रखिएगा विशेषता, जहांगीर के दावा था कि वह किसी भी चित्र को देखकर बता सकता था कि उसे किस चित्रकार ने बनाया है, यहाँ तक कि अगर एक ही चेहरे को अलग अलग कलाकारों ने बनाया हो तो आंख किसी और ने, भाव किसी और ने। देखिए, जहांगीर का ये कहना था कि वो किसी, मतलब कि कोई भी चित्र बना हुआ है तो वो देखकर बता सकता था कि ये किसने बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए, अगर मान लो एक चित्र है, उसमें आंख कोई और बनाया, फेस कोई मतलब कि मुंह कोई और बनाया, और भी संरचना कोई और बनाया, लेकिन वो बता देगा कि ये कौन बनाया था, ये कौन बनाया था, ये कौन बनाया था। तो ये इसकी खासियत थी, ठीक ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मानव शरीर के सोने जगने के चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? मानव शरीर के, जो हम लोग सोते हैं, जगते हैं, नींद आता है, फिर नींद खुलता है, तो इस चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन, मेलाटोनिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन। देखिए, ये जो हार्मोन है मेलाटोनिन है, ठीक ना। हम लोग का सोने और जगने के चक्र को मेलाटोनिन हार्मोन नियंत्रित करता है। अब देखिए, यह हार्मोन मस्तिष्क में स्थित पिनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। तो मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो पिनियल ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है, पिनियल ग्रंथि। और यह हमारे शरीर के 24 घंटे की दैनिक लय को नियंत्रित करता है, जो हमें बताती है कि कब सोना है और कब जगना है। प्रकाश का प्रभाव, अंधेरा होने पर शरीर में मेलाटोनिन की स्तर बढ़ जाता है, जिससे नींद आती है, और सुबह रोशनी होने पर इसका स्तर कम हो जाता है, जिससे हम जग जाते हैं। तो देखिए, अंधेरा जब होता है तो आप लोग सोचते ही होंगे कि रात में नींद क्यों आती है, दिन में क्यों नहीं आती। तो क्या होता है कि जब रात होता है तो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है, ये क्या होता है कि इसकी मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, जिस कारण नींद आती है। अब जब सुबह में क्या होता है कि अंधेरा खत्म होता है, यानी कि रोशनी आती है, तो मेलाटोनिन हार्मोन की स्तर कम हो जाती है, जिस कारण नींद खुल जाती है। अब देखिए, कुछ और हार्मोन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन, यह अग्नाशय से निकलती है। इंसुलिन अग्नाशय से, इंसुलिन कहाँ से निकलती है? तो अग्नाशय से निकलती है, और यह रक्त में शुगर यानी कि चीनी के स्तर को नियंत्रित करती है। उसके बाद देखिए, एंड्रिनलिन, एंड्रिनलिन, इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। यह डर, गुस्सा या तनाव के समय सक्रिय होता है, ठीक ना। तो डर और गुस्सा और तनाव जब हम लोग को होता है तो ये समझ लो कि एंड्रेनलिन हार्मोन क्या हो रहा है कि रिलीज हो रहा है। उसके बाद देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलती है, जो कि शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय को नियंत्रित करता है, ठीक ना। शरीर के उपापचय क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन करता है, थायरोक्सिन। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी
जो हार्मोन है ये मास्टर ग्रंथि से निकलने वाला वृद्धि हार्मोन है। पिट्यूटरी हार्मोन ये मास्टर ग्रंथि से निकलने वाला वृद्धि हार्मोन है, जो शरीर की लंबाई और हड्डियों में के विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन क्या है, तो शरीर के लंबाई और हड्डियों के विकास के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इसे लव हार्मोन कहा जाता है और यह प्रसव के समय और भावनात्मक जुड़ाव में मदद करता है। देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, तो इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो लव हार्मोन भी कहा जाता है इसे। और यह भावनात्मक जुड़ाव, आप लोग लव हार्मोन से समझ पा रहे होंगे कि ये कब रिलीज होता है, बाकी इसके बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, चलो दूसरा देखें हम लोग, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये क्रमशः महिलाओं और पुरुषों में प्रजनन अंगों के विकास और विशेषताओं से को नियंत्रित करता है। तो देखिए, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है। एस्ट्रोजन जो है कि ये क्या है कि महिलाओं का जो है कि जनन हार्मोन, और ये टेस्टोस्टेरोन जो है कि ये पुरुषों का है। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5, 6, 7 या फिर 8। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। ठीक ना, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। हीलियम का 1, हीलियम का 1, हाइड्रोजन का 2, लिथियम का 3, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, नियोन का 10, सोडियम का 11। तो आप लोग ये याद रखिए। ठीक ना, इसका काम कहाँ आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका आता है, ध्यान रखिएगा। और वहां पर हाँ, रासायनिक बॉन्ड में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जितना भी हम आप लोग को याद करवाएंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उतना आप लोग याद रखिएगा कम से कम। मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13 और सिलिकॉन का 14। सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, कैल्शियम का 20, लोहा का 26, तांबा का 29 और चांदी का 47 और सोना का 79 और पारा का 80। तो इन सब का याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, खींचे हुए गुलेल से पत्थर फेंकने के दौरान कौन सी ऊर्जा पत्थर को गति प्रदान करती है। तो बताइए, जब गुलेल को हम लोग खींचते हैं, ठीक, और खींच के रखते हैं, जब छोड़ते हैं तो उस पत्थर में कौन सी ऊर्जा गति प्रदान करती है, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा, उसमें जो ऊर्जा प्रदान करती है वो है स्थितिज ऊर्जा। ठीक ना, यानी कि जब हम गुलेल को उसके में जो पत्थर लगाकर हम लोग रोके रहते हैं, वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक ना, स्थितिज ऊर्जा रुक के रहता है। अब उसको छोड़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा के कारण उसमें गति प्रदान होती है, जिसके कारण वो आगे जाता है। ठीक ना। अब देखिए, ऊर्जा का संचय खींचते समय, जब आप गुलेल के रबर को पीछे खींचते हैं तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और यह ताकत रबर में स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा होती है। देखिए, जब हम सही लिखा है कि जब पत्थर को हम लोग खींचते हैं तो अपना ऊर्जा उसमें लगा रहे हैं, तो वो ऊर्जा उस क्या है कि गुलेल के रस्सी में क्या है कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा होती है। उसके बाद चूंकि यह रबर के खिंचाव के कारण इसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रबर के खिंचाव के कारण इसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण, यानी कि जैसे ही आप रबर छोड़ते हैं तो वह जमा हुई स्थितिज ऊर्जा तुरंत गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक ना, जैसे ही हम क्या करते हैं कि पत्थर छोड़ते हैं तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में क्या होती है कि बदल जाती है, और यही गतिज ऊर्जा पत्थर को तेज रफ्तार से आगे फेंकती है। अब देखिए, और भी एक उदाहरण है जो कि पूछता है, बांध में जमा पानी, ऊंचाई पर स्थित बांध के ठहरे हुए पानी में भारी मात्रा में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब इसे नीचे गिराया जाता है तो यह टरबाइन घूमने के कारण गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, पूछता है कि जो बांध में पानी का जमाव होता है तो यहाँ पर कौन सा स्थिति मतलब कौन सा ऊर्जा यहाँ पर होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। तो ये वाला उदाहरण आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, घड़ी का स्प्रिंग, घड़ी का स्प्रिंग, पुरानी चाबी वाली घड़ियों में क्या होती थी, स्प्रिंग को जब लपेटा जाता था तो उसमें स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाती थी, जो धीरे धीरे घड़ी की सुई को घुमाती थी। ठीक ना,
तो पहले की घड़ी में क्या होता था कि स्प्रिंग वाला ऐसा सिस्टम था जिसको एक बार ऐसे घुमाकर छोड़ दिया जाता था, जो धीरे धीरे स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में घड़ी के सुई को घुमाती थी, ठीक है ना। तो घड़ी का स्प्रिंग भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तनी हुई कमान भी इसमें भी स्थिति ऊर्जा ही रहती है, ये भी गुलेल की तरह ही होता है। उसके बाद देखिए पहाड़ पर रखा पत्थर, यानी कि ऊंचाई के कारण भी इसमें स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक ना। यानी कि कोई भी चीज ऊंचाई पर रखा हुआ है तो उसमें स्थिति ऊर्जा है, जैसे ही ऊपर से छूटेगा तो कितना तेज नीचे आएगा आप सभी को पता होगा। तो ये सारी चीजें जो है कि स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, हीलियम और आर्गन। तो बताइए अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेवार होती है। तो आप सभी को पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार होती है। अब देखिए, जब कारखानों और वाहनों से निकलने वाली SO2 और NO यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में जलवाष्प के साथ क्रिया करती है तो वे सल्फ्यूरिक अच्छा सॉरी मैं यहाँ पर अच्छा यहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड ही बोले थे, हम लोग को लगा कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड हम बोल दिए। नहीं ठीक है, ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 गैस, जो NO2 यानी कि NO2 नहीं है, NO है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसें जाती है जलवाष्प के साथ क्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन एसिड बनाती है, ठीक ना, नाइट्रिक एसिड बनाती है। उसके बाद देखिए इसका पीएच मान पूछता है। सामान्य वर्षा का पीएच मान लगभग 5.6 होता है, लेकिन अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, अक्सर 4.2 से 4.4 के बीच होते हैं, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है अम्लीय है तो इसका पीएच मान नॉर्मल वर्षा से कम ही होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए यह स्मारकों के संगमरमर को नुकसान पहुंचाती है जिसे मार्बल कैंसर कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ताजमहल का पीला होना। देखिए अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, तो जो संगमरमर के पत्थर होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि नुकसान होता है, उसमें पीला होने लगता है, जैसे कि ताजमहल का पीला होना इसका उदाहरण है। और इसे क्या कहा जाता है, मार्बल कैंसर कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए मिट्टी और जल, यह मिट्टी की उर्वरता कम कर देती है और जलीय जीव जैसे मछली के लिए घातक होती है, ठीक ना। जाहिर सी बात है अम्लीय जो वर्षा है से उर्वरता कम होती है और जलीय जीव की भी नुकसान होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। पटना, गोपालगंज, मुंगेर या फिर सिवान। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला बताना है कौन सा है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है ये गोपालगंज है, ठीक ना, गोपालगंज सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, यहाँ पर 1021, ठीक ना, 1021 जो कि क्या बोलते हैं 1000 पुरुष पर 1021 महिला है, यानी यहाँ पर लिखा भी है। उसके बाद देखिए दशकीय वृद्धि दर 25.4% 2011 से 2001 से 11 के बीच, ठीक ना। ध्यान रखिएगा बिहार का दशकीय जनगणना का दशकीय वृद्धि दर है ये 25.4% है, और नगरीकरण केवल 11.3% जनसंख्या शहरों में रहती है। उसके बाद देखिए न्यूनतम लिंगानुपात पूछेगा तो मुंगेर का है 876, और यह बिहार में सबसे कम है, ठीक ना। बिहार में का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो मुंगेर है, यह सबसे कम है। उसके बाद देखिए कुल लिंगानुपात, बिहार का औसत लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। बिहार का औसत लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। शिशु लिंगानुपात यानी कि यह 935 है, जो मुख्य लिंगानुपात से बेहतर है। देखिए लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, तो जो सॉरी शिशु लिंगानुपात का मतलब जो जिनका जैसे बच्चे का जन्म होता है तो ये जन्म दर पे ये शिशु लिंगानुपात निकाला जाता है, यानी कि कितने लड़के का जन्म हुआ और कितने लड़कियों का जन्म हुआ, ठीक ना। तो ये 935 है, ठीक ना, 1000 लड़के पे 935 लड़कियों का जन्म होता है। उसके बाद देखिए जनसंख्या,
हाँ, बिहार के हम लोग कुछ देख लेते हैं डाटा को। ये सभी जो है ना डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जनसंख्या, जनसंख्या सर्वाधिक पटना का है और सबसे कम शेखपुरा का है। सबसे अधिक पटना का है और सबसे कम शेखपुरा का है। साक्षर, सबसे साक्षर जिला रोहतास है, सबसे कम साक्षर पूर्णिया है। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर और सबसे कम कैमूर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर और सबसे कम कैमूर। उसके बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण और सबसे कम शिवहर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिए, बिहार की सीमा जो है 3 राज्यों से लगती है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है जो नेपाल के साथ। अब देखिए, पड़ोसी राज्य, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। देखिए, बिहार 3 राज्यों से अपना सीमा साझा करती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तर में बिहार की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करती है बिहार, जो कि नेपाल के साथ। नेपाल से सटे जिले, देखिए नेपाल से सटे जिले 7 हैं, ठीक ना, नेपाल के साथ 7 जिले सटे हुए हैं बिहार के। गंगा नदी, यह बिहार के बीचों बीच से गुजरती है और राज्य को 2 भागों, उत्तरी और दक्षिणी बिहार में बांटती है। लैंडलॉक, बिहार एक पूर्णतः भूबद्ध यानी कि ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ राज्य है, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, आप सभी को पता ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार यानी कि जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार ये एग्जाम में बनता है। 1857 की क्रांति का जो है कि बिहार से कौन नेतृत्व किया था? नाना साहब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या फिर मंगल पांडे? तो ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह, ठीक ना, कुंवर सिंह जो है कि 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से नेतृत्व किए थे। अब देखिए, बीर कुंवर सिंह 1857 के क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने बिहार के आरा यानी कि जगदीशपुर से विद्रोह का बिगुल फूका था। उन्हें उनकी वीरता के कारण बिहार का सिंह कहा जाता है, बिहार का सिंह इन्हें कहा जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध नीति का सफल प्रयोग किया और आजमगढ़ यूपी तक अंग्रेजों को खदेड़ा था। उसके बाद पटना से नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, पटना से यही पटना से नेतृत्व जो किया था पीर अली, ठीक ना, पटना से पीर अली, यह एक पुस्तक विक्रेता थे, पूछ लेगा पटना से कौन नेतृत्व किया था? ये भी बिहार में ही है, ठीक ना, बिहार की राजधानी पटना। यहाँ से पीर अली ने नेतृत्व किया था, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। और युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो बीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 के दौरान। आप सभी को पता ही होगा, उनको क्या हुआ था कि बाह में गोली लग गया था, तो वो क्या कर दिए थे, अपने बाह को काट कर गंगा जी में फेंक दिए थे, जिसके कारण उनकी अधिक खून शरीर से बाहर निकल गया था, तो उनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। अब देखिए, केंद्र में देख लेते हैं कौन कौन नेतृत्व किया था। जैसे देखिए, दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने, ठीक ना, और इसके सेना का नेतृत्व बख्त खान ने किया था। उसके बाद कानपुर से नाना साहब और इसके सहयोगी तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहब और सहयोगी तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से तात्या टोपे, ग्वालियर से तात्या टोपे। बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली। पटना से पीर अली। तो ये सभी नेतृत्वकर्ता को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत समिति के खातों का अंकेक्षण करने का वैधानिक अधिकार किसके पास है? तो बताइए, बिहार में पंचायत समिति के खातों का अंकेक्षण करने का वैधानिक अधिकार किसके पास है? जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम जिसे बोला जाता है, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक या फिर सरपंच? तो ये जो है कि ये जो अधिकार है ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक को है, ठीक ना। अब देखिए, आकांक्षक यानी कि ऑडिट बोला जाता है। पंचायत समिति के खातों का लेखा परीक्षण बिहार के स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1933 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता है। प्रस्तुतिकरण, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को पंचायत समिति के सामने रखा जाता है और इसकी
एक प्रति जिला परिषद को भी भेजी जाती है। अब देखिए पंचायत समिति का प्रमुख, इसका निर्वाचित प्रमुख कहलाता है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो इसका निर्वाचित जो प्रमुख होता है उसी को प्रमुख कहते हैं। कार्यकारी अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ पंचायत समिति के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, ठीक ना। कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं पंचायत समिति के? तो बीडीओ होते हैं, जिन्हें की प्रखंड विकास पदाधिकारी कहा जाता है, ठीक ना, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और काफी सारे क्वेश्चन का रिवीजन हुआ होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना बोले, क्योंकि आप लोग के लिए काफी अच्छे कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।